नमस्ते सभी। आज हम विवाहित महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में बात करेंगे। विवाह को हमारे समाज में पुरुष और महिला के मिलन के तौर पर परिभाषित किया गया है, जिसके उपरांत वह कानूनी रूप से पति और पत्नी बन जाते हैं। इसे हमारे समाज की नींव माना गया है। कुछ विवाह भले ही बड़े ही प्रेमपूर्ण और संपन्न होते हैं, जबकि कुछ विवाह औरतों के लिए भयानक और कठिन साबित हो जाते हैं। हमारे समाज औरतों को ये सीख देता है कि जहाँ तक हो सके उन्हें अपनी शादी को बचाना है, अपने विवाह के खिलाफ किसी भी तरीके की रिपोर्ट या कार्यवाही नहीं करानी है, और अगर उनके साथ कुछ बुरा हो भी रहा है तो उन्हें चुपचाप सहते जाना है। इसीलिए उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह अपनी कानूनी अधिकारों को जाने। तो पहली राइट की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला राइट है गर्भपात का अधिकार, राइट टू अबॉर्शन। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत विवाहित महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने पति और उसके घर वालों के किसी भी तरीके की इजाज़त के बगैर गर्भ धारण कर सकती हैं और गर्भपात करा सकती हैं, अबॉर्शन करा सकती हैं। वह अपनी गर्भावस्था को 24 सप्ताह यानी कि 6 महीने तक समाप्त करवाने का अधिकार रखती है। लेकिन यहाँ पे हमें यह जानने की ज़रूरत है कि क्या असल में औरतों के पास ये अधिकार है? क्या असल में वह अपनी गर्भपात का निर्णय खुद ले पाती हैं? ना जाने कितनी औरतें हैं जिन्हें मजबूर किया जाता है कि वह एक लड़का पैदा करें। यदि उनकी 2 या 2 से ज़्यादा लड़कियाँ हों तो उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो एक बार फिर गर्भ धारण करें और एक लड़की को जन्म दें। वहीं कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो पहली बार माँ बनती हैं और उन्हें एक छोटी सी गले गूंचे के क्लिनिक में ले जाया जाता है उनकी सोनोग्राफी टेस्ट करवाने के लिए, जहाँ ये देखा जाता है कि उनके पेट में पल रहा बच्चा एक लड़का है या लड़की, और यदि वो लड़की हो तो ज़बरदस्ती कभी कभी मार पीट कर उन्हें गर्भपात करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि ये राइट तो हमने दे दी, ये अधिकार हमने उन्हें दिया है, पर ये अधिकार के खिलाफ, ये अधिकार का वो लाभ उठा सकती है, वह इस गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है, और इसके लिए उनका इस अधिकार को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि वह किसी भी तरीके के भावनात्मक हेराफेर के शिकार ना हो। उन्हें ये ना समझाया जाए कि एक लड़के से उनका या उसके घर का किसी भी तरीके से भला होने वाला है। अगली राइट जिसकी हम बात करेंगे वह है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के 2005 के संशोधन के बाद, अर्थात 2005 के अमेंडमेंट के बाद, सारी विवाहित महिलाओं के पास ये अधिकार है कि उनका अपने पति की संपत्ति में सामान्य अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त यदि उनका पति उनके इजाज़त के बगैर एक दूसरी शादी करता है, पुनः विवाह करता है, तो ऐसे में उसकी पहली पत्नी का उसकी संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि औरतों को किसी भी तरीके का भावनात्मक हेराफेर ना किया जाए। अक्सर हम देखते हैं कि विवाहित महिलाओं को या चाहे अविवाहित लड़कियों को संपत्ति से संबंधित सारे कार्यों और अधिकारों से वंचित रखा जाता है। उन्हें ये सिखाया जाता है कि उन्हें केवल अपने परिवार के भले के बारे में सोचना है, ना कि संपत्ति का किसी प्रकार का लालच रखना है। तो हमें ये जो एक चीज़ है इसे हमें हटाना पड़ेगा। हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि उनके पास ये अधिकार है कि वह संपत्ति में अपना राइट मांग सकती हैं। अगली राइट जिसकी हम बात करेंगे वो है घरेलू हिंसा को रिपोर्ट करने का अधिकार। यदि विवाहित महिलाओं को किसी भी तरीके की हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, फिर चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आर्थिक हो, वो इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे फिर से हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे समाज में औरतों को ये सिखाया जाता है कि उन्हें अपनी शादी को बचाना है, क्योंकि अगर वो ऐसा कोई भी मामला दर्ज करती हैं तो परिवारों की इज्जत पे बात आ जाती है। शोषण को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार उन्हें मैरिटल रेप का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन तब भी उनसे यही उम्मीद रखी जाती है कि वह चुपचाप इस चीज़ को बर्दाश्त करें। तो हमें उन्हें ये समझाने की ज़रूरत है कि यदि उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उन्हें इस चीज़ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगली राइट जिसकी हम बात करेंगे वो है दहेज और प्रताड़ना को रिपोर्ट करने का अधिकार। तो अब हमें ये समझने
प्रथा समाप्त हो गई है? क्या आज के ज़माने में कोई दहेज नहीं लेता है? आज भी वधुओं को जलाया जाता है दहेज के लिए। आज भी औरतों को धमकी दी जाती है बार बार, शादी के बाद भी, शादी के पहले भी, कि वो दहेज ला कर दे। कितनी शादियों में हम जाते होंगे तो हमने देखा होगा कि आज भी जिस स्टेज पर वर और वधु बैठे होते हैं, उसी स्टेज पर टीवी, फ्रिज और बाकी दहेज का सामान अभी भी शो करने के लिए, सबको दिखाने के लिए रखा होता है, सजा हुआ होता है कि हमें इस बार इतना दहेज मिला है। इन चीज़ों को, ये चीज़ें अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं। अगली चीज़ जो हम देखते हैं, एक नया तरीका निकाला गया है। आजकल लोग सीधी तरीके से दहेज नहीं मांगते, वो ये उम्मीद रखते हैं कि जो लड़की है, जो वधु है, उसका ही परिवार शादी का सारा खर्चा उठाए। हम ये कहते हैं कि शादी दो आत्माओं का मिलन है, दो परिवारों का मिलन है। तो जब शादी के खर्चे उठाने की बात आती है तो हम ये क्यों एक्सपेक्ट करें कि केवल जो वधु है उसी का परिवार सारा खर्चा उठाए? बात तो वहीं पर जाती है। आप टीवी, फ्रिज दें या एक 5 स्टार होटल में शादी कराएं, खर्चा तो सारा वही हो रहा है। फाइनेंशियल ड्रेनिंग तो उनकी तभी हो ही रही है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें भी ना हो। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि दहेज को रोकना है तो ये सारी चीज़ें भी हमें रोकनी होगी। अंत में एक सबसे बड़ा मामला जो हम देखते हैं, जो हम अक्सर देखते हैं, वो ये है कि औरतों को अक्सर काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती है, विवाहित औरतों को विवाह के बाद। लेकिन हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या उनके ससुराल वाले या उनका पति किसी भी तरीके से, उनके पास ऐसा क्या अधिकार है कि वो एक औरत को इजाज़त दे या नहीं दे सकते हैं? ये तो एक औरत के ऊपर होना चाहिए कि उसे काम करना है या नहीं करना है। तो हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 85% महिलाएं जो हैं, वो जो कमाती हैं, उस कमाई को किस तरीके से खर्चा करना है उसका निर्णय वो अकेले नहीं लेती है। या तो उनका पति उनके साथ निर्णय लेता है या उनका पति निर्णय लेता है कि उनकी कमाए गए पैसे का क्या करना है। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें चेक करना पड़ेगा। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम सामान्य अधिकारों की बात करते हैं तो हमें समान जिम्मेदारियों की भी बात करनी चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम एक पुरुष को उसकी विवाह के बाद भी जॉब करने का अधिकार दे रहे हैं तो वही सेम चीज़ हम उसकी पत्नी को भी दे रहे हैं। इसके अलावा जब बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उस औरत पर ही क्यों आए? वो उसके अकेले का तो बच्चा नहीं है, तो उसका करियर तो रुक जाता है वहीं पे, क्योंकि बच्चे संभालने पड़ते हैं। लेकिन पति है, उसका करियर वैसा का वैसा चल रहा है। तो यहाँ पे हमने समान अधिकार तो दिया, पर उस समान अधिकार का वो नारी फ़ायदा नहीं उठा पा रही, लाभ नहीं उठा पा रही, क्योंकि उसके पास समान जिम्मेदारी नहीं है। तो हमें दोनों चीज़ों को देखना है कि ना केवल औरतों के पास सामान्य अधिकार हों, पर ताकि वो इन अधिकारों का लाभ उठा सके, उनके पास सामान्य जिम्मेदारियां भी हों। लास्ट में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम औरतों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि अगर वो हो जाए तो मैंने आपको पहले वीडियो में जो भी बताया कि वो रिपोर्ट नहीं दर्ज कराती हैं, घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती हैं, दहेज के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती हैं, ये सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी जब औरतों को ये पता चल जाएगा कि उन्हें इस समाज में जीने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।